गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हम इसी कड़ी को अर्थात शैक्षिक प्रवृत्तियों के महत्व को आगे बढ़ाते हुए अगला जो पॉइंट है हमारा वो है नेतृत्व भावना का विकास। इससे पहले हमने 5-6 टॉपिक आपको क्लियर कर दिए थे। वो था मूल प्रवृत्तियों का शोधन, बौद्धिक एवं मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास और सहयोग की भावना का विकास। और उसके बाद है आपका नेतृत्व भावना का विकास। इसमें बालक में विभिन्न प्रकार की सहयोग की भावनाओं का अर्थात विभिन्न प्रकार की जो परिषदें आपको बतलाई थी, उन परिषदों के माध्यम से बालक में नेतृत्व भावना का संचालन आ जाता है। उसमें धैर्य, सहानुभूति, धैर्य, सतता, ईमानदारी, उत्साह, निस्वार्थ कर्तव्यपरायणता, सहिष्णुता आदि सभी नेतृत्व की भावना का विकास होना। उत्साह, सहानुभूति, सहानुभूति, धैर्य, उत्साह, सहानुभूति, सहृदयता, ईमानदारी, निस्वार्थता, कर्तव्यनिष्ठता, सहिष्णुता, समय का मूल्य समझने की भावना, समय का मूल्य समझने की भावना का विकास होना। नेतृत्व भावना के विकास के अंतर्गत विद्यालय की विभिन्न परिषदों का उद्घाटन, सम्मेलनों का आयोजन, साहित्यिक प्रवृत्तियों की व्यवस्था का संचालन आदि क्रियाओं से, मैंने बताया ना, छात्र परिषद, विज्ञान परिषद, जितनी भी परिषद हैं उनका पहले चयन की प्रक्रिया, चयन के प्रक्रिया के बाद जो सदस्य बनेंगे उनकी फिर सदस्यता और अध्यक्षता, और उन अध्यक्षताओं के अंतर्गत विद्यालय में होने वाले छोटे छोटे जो कार्य हैं, सम्मेलन हुए, कोई सभाएं हुई, उनका आयोजन करने में उनमें धैर्य, उत्साह, सहानुभूति, सहृदयता, ईमानदारी, निस्वार्थता, कर्तव्यनिष्ठता, सहिष्णुता की भावना का विकास आदि समझने की भावना का विकास बालक के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि बालक को छोटे से ही नेतृत्व करने का गुण विकसित इसमें हो जाता है, तो बालक में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दया की भावना आ जाएगी, ईमानदारी आ जाएगा। क्योंकि बालक पहले स्वयं आत्मानुशासित रहेगा। आत्मानुशासित रहने के लिए बालक में ये सारी चीज़ें होना बहुत ही जरूरी है। तो बालक के अंतर्गत ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, तो बालक के अंतर्गत नेतृत्व भावना का विकास ये महत्व के अंतर्गत आता है। अगला है अनुशासन की भावना का विकास। अगला जो पॉइंट है, अब इसमें बालक ने सारा नेतृत्व कार्य कर लिया, निस्वार्थ भावना से कार्य किया, उत्साह, सहानुभूति, कर्तव्यनिष्ठा से सारा कार्य किया, जो भी हमने आप नेक्स्ट उसमें सामाजिकता और छात्र परिषद के बारे में बतलाया। अब है अनुशासन की भावना का विकास। शैक्षिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत अनुशासन की भावना का विकास। अनुशासन की भावना का विकास। शैक्षिक प्रवृत्तियों के आयोजनों के अंतर्गत विद्यार्थी सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। वे रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहकर सृजनात्मक भावना से ओतप्रोत होकर अनुशासित रहने की कला सीखते हैं। इससे उनमें विद्यालय के प्रति प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होती है और विद्यालय भावना उत्पन्न होती है। इस भावना से अनुशासन की भावना विकसित होने में सहायता शैक्षिक जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो खेल है, हमारे खेलकूद हैं, एक्स्ट्रा जो कैरिकुलम है, उनमें बालकों में जब आपस में बालक क्या करते हैं, घुल मिलते हैं, तो आपस में क्या दया की भावना, धैर्य की, सहिष्णुता की, ईमानदारी की, कर्तव्यनिष्ठता की,
ये सारी भावनाएं बालक के अंतर्गत आ जाती है तो बालक स्वयं क्या हो जाता है, अनुशासित होता है। तो अनुशासन की भावना भी शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से बालकों के अंतर्गत आती है। अगला जो पॉइंट है वो है व्यावहारिक ज्ञान की प्रगति। व्यावहारिक ज्ञान की प्रवृत्ति। व्यावहारिक ज्ञान की प्रवृत्ति। बालचर शिविर, वन भ्रमण, इसके अंतर्गत जैसे बालचर शिविर, वन भ्रमण, वन भ्रमण मतलब पिकनिक, बालचर और वन भ्रमण, समाज सेवा शिविर, ग्राम पर्यवेक्षण, समाज सेवा शिविर, ग्राम पर्यवेक्षण, शैक्षिक यात्राएं आदि का विद्यालय में आयोजन किया जाता है। शैक्षिक यात्राएं आदि का विद्यालय में आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है। व्यावहारिक ज्ञान की प्रवृत्ति। बालचर शिविर, बालचर शिविर के अंतर्गत जैसे ब्रह्म भवन, बालक को जंगलों का भ्रमण करवाना, जैसे विभिन्न हमारे जो टाइगर सफारी है वो सारी जैसे हमारे उद्यान है, उन उद्यानों को घुमाना, बालकों को उनके बारे में बतलाना। समाज सेवा की जो शिविर हैं, समाज के अंतर्गत जो जो शिविर लगाए जाते हैं उनमें बालकों का सहयोग, श्रमदान करना, ये व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत। या आप ऐसा कार्य कीजिए, आपको ये कार्य करना, तो बालक के अंतर्गत ऑटोमेटिक इसमें क्या आएगा, दया की भावना आएगी, सहिष्णुता की भावना आएगी और हिल मिलकर काम करने की, सहयोग की भावना का विकास होगा। गांव का पर्यवेक्षण, उसका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, बताना चाहिए आपके गांव में क्या क्या समस्या, किन समस्याओं के आपके गांव में परेशानी हो रही है, उन परेशानी की। शैक्षिक यात्रा, शैक्षिक यात्रा कहीं जैसे आपको इतिहास से संबंधित ले जाएं, जैसे ताजमहल की यात्रा को ले गए, उधर कोई जू ले गए, चिड़ियाघर वगैरह कहीं आपको दिखाने ले गए, तो बालक को शिक्षा से संबंधित जिससे शिक्षा मिलती हो, पुरातत्व स्थल पर कहीं ले गए, तो बालक को शैक्षिक भ्रमण की यात्राएं विद्यालय में आयोजन किया जाता है। तो बालक में इसमें व्यावहारिक ज्ञान इसमें मिलता है। विद्यालय, इससे उनमें विद्यालय के प्रति प्रेम, विद्यार्थियों के व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त, ऐतिहासिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ज्ञान में वृद्धि होती है। ऐतिहासिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ज्ञान में वृद्धि, राष्ट्रीय ज्ञान में वृद्धि होती है। उस क्षेत्रीय की जो समस्याएं, जो खूबियां हैं, उस चीज़ के बारे में जानकारी बालक को अच्छे से मिल जाती है। किसके माध्यम से, भ्रमण के माध्यम से शैक्षिक यात्रा की जाती है। भौगोलिक परिवेश कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, या उबड़ खाबड़ स्थान है, या फिर वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, सुहावना है, इस सारे के बारे में पता लगाना। ऐतिहासिक स्थल पर क्या वहाँ इस प्रकार से वहाँ ये इतिहास से संबंधित आज जो पाठ्यक्रम में पढ़ रहे वो चीज़ है, हकीकत में है। और राष्ट्रीय ज्ञान, हमारा राष्ट्र कितना समृद्धशाली देश है, उसके बारे में भी पता लगाना। तो ये व्यावहारिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। इन सारी चीज़ों को बालक के अंतर्गत व्यावहारिक ज्ञान डेवलप किया जाता है। कहते हैं ना, बहुत से बालक कहते हैं, बड़े बूढ़े अपन के बुजुर्ग कहते हैं क्या
कि पढ़ाई है, गुना नहीं है, अर्थात व्यावहारिक ज्ञान इसके अंतर्गत नहीं है। ये केवल अपने विषयगत ज्ञान तक ही सीमित है। अपने जो सामाजिकता में जो व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, जो है नॉलेज होना चाहिए हर क्षेत्र में बालक को, वो इसके अंतर्गत नहीं है। तो बालक को ये व्यावहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है। स्वशासन या आत्मानुशासन की भावना का विकास होता है। भ्रमण के समय उत्पन्न समस्याओं का समाधान स्वयं समाधान ढूंढता है, फलतः निर्णय लेने की क्षमता भी उत्पन्न होती है। भ्रमण करने जाएंगे तो ये जरूरी है बालक में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो जाए। कुछ बालक ऐसे समस्यात्मक क्रिएट होते हैं कि वो अनुशासित नहीं रहते, तो बालक उस समय भी स्वयं अनुशासित करने की जरूरत नहीं, स्वयं अपने अंदर आ जाती है भावना। तो नेतृत्व भावना का भी इसमें विकास होता है। किसमें? व्यावहारिक ज्ञान की प्रवृत्ति के अंतर्गत। अगला जो महत्व है वह है अवकाश का सदुपयोग। अवकाश का सदुपयोग। अवकाश का सदुपयोग। अवकाश विद्यालय समय के अतिरिक्त जो अवकाश का समय विद्यार्थी को मिलता है उसका सदुपयोग छात्र अपनी रुचि एवं सम्मान के अनुकूल सृजनात्मक अभिवृत्ति मतलब हॉबी के विकासार्थ कर लेता है। विद्यालय के अतिरिक्त जो भी छुट्टी मिलती है, जो भी अवकाश मिलता है, वो अपनी रुचि के अनुसार अर्थात हॉबी के अनुसार, अपनी अभियोग्यता के अनुसार उसका निर्णय कर लेता है। जैसे क्या होगा इसमें, इन क्षणों में विभिन्न प्रकार के शिविरों में भाग लेकर, खेलकूद, श्रमदान, विभिन्न शिविरों में भाग लेकर श्रमदान के माध्यम से भी शिविरों में भाग लेकर श्रमदान, खेलकूद, डाक टिकट एकत्रित करना, खेलकूद टिकटों को एकत्रित करना, ये बालकों के अंतर्गत आता है ना, बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं ये सारी चीज़ें। एकत्रित करना, खेलकूद हो गया, श्रमदान हो गया, टिकटों का एकत्रीकरण करना हो गया, शिविरों में भाग लेकर भी, और फोटोग्राफी, चित्रकला, सिक्कों को ग्रहण करना, इनका सदुपयोग करना चाहिए। सिक्के जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं कैसे, और वो इन चीज़ों को बालकों को एकत्र करने में बहुत ही आनंद आता है, और उनको ऐसे छुपा के रखते हैं कि बहुत बड़ी उनकी क्या है धनराशि है। अगर वो चीज़ें बालक से गुम हो जाती है, या कोई दो भाई बहन है घर में झगड़ा कर लेते हैं, दूसरा उसका उठा कर फेंक देता है या कहीं और रख देता है, तो जो बालक एकत्रित करता है उस बालक से समझो माना कि उससे सब कुछ छिन गया हो। इतना झगड़ा होगा इसके ऊपर, मैंने प्रत्यक्ष देखा है सिक्कों के ऊपर। तो सिक्कों को एकत्रित भी बालक अवकाश के समय क्या करता है, सदुपयोग करता है। इन सारी चीज़ों को करने से बालक के अंतर्गत जो झगड़ालू प्रवृत्ति है वो बिल्कुल, और जो अनुशासनहीनता उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। और इनके भाग लेने से अर्थात इन चीज़ों में भाग लेकर बालक उपयोगी क्रिया में अपना सदुपयोग का कार्य करता है। एक्स्ट्रा कोई कार्य ऐसा ना करे जिससे बालक अनुशासनहीनता करे। अगला जो महत्व है वो है अतिरिक्त शक्ति का सदुपयोग। अतिरिक्त शक्ति का सदुपयोग। अतिरिक्त शक्ति का सदुपयोग किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास के कारण शरीर में अतिरिक्त शक्ति विद्यमान रहती है। यदि हम अतिरिक्त शक्ति के विकास हेतु खेल अथवा अन्य रचनात्मक कार्यों के छात्रों को अवसर प्रदान नहीं किया जाए तो छात्र ध्वंसात्मक, तोड़फोड़
उच्छृंखलता के कार्यों में उसका उपयोग करता है, जो हानिकारक है। किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं उनके अंतर्गत जो एक्स्ट्रा जो शक्ति है, एक्स्ट्रा जो ऊर्जा है, वो गलत कार्यों में लगा देता है। तोड़ फोड़, मार धाड़, गलत संगत में पड़ना, गलत एक्टिविटी करना। अगर इन चीज़ों को बालक में अगर सहगामी क्रियाओं में नहीं लगाया गया तो बालक क्या करेगा? ध्वंसात्मक कार्य करेगा, आक्रामकता हो जाएगा, बालक अनुशासनहीन होगा और बालक तोड़ फोड़ करेगा, झगड़ालू प्रवृत्ति होगा और मारपीट होगी। तो इन कार्यों से बचने के लिए बालक को दूसरे कार्यों की ओर लगाना, जैसे शैक्षिक प्रवृत्तियों में की ओर लगाना, तो बालक इन शक्ति का सदुपयोग किस प्रकार से लगाए? जैसे खेलकूद के माध्यम से लगाए, बालक को खेल के रुचि का अवगत कराना चाहिए। श्रमदान के लिए बालक को शारीरिक सहयोग के लिए वे जो शिविर लग रहे हैं उनमें बालक शारीरिक सहयोग करें, श्रमदान करें, खेल कूदों में भाग लें और बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं, उन प्रतियोगिताओं के द्वारा प्रतियोगिताओं में बालक को लिप्त करना, उधर उसका बालक का ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट करना। तो जो अतिरिक्त शक्ति है उसका सदुपयोग हम इस प्रकार से बालक के अंतर्गत कर सकते हैं। नहीं, बालक के अगर उन कार्यों का अगर बालक को नहीं लगाया गया, किशोरावस्था के बालक को, तो बालक अनुशासनहीनता करेगा। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है महत्व व्यक्तित्व में समन्वय। व्यक्तित्व में समन्वय, व्यक्तित्व में समन्वय। एल के ओड के अनुसार ये परिभाषा दी है इन्होंने, एल के ओड, एल के ओड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं वास्तव में व्यक्तित्व के ज्ञान, पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहगामी क्रियाएं वास्तव में व्यक्तित्व के ज्ञान, पाठ्य सहगामी क्रियाएं वास्तव में व्यक्तित्व के ज्ञान, कार्य और भावना तीनों ही पक्षों को, कार्य और भावना तीनों ही पक्षों को समन्वित करती है, समन्वित करती है, तीनों ही पक्षों को समन्वित करती है। और इन तीनों पक्षों के समन्वय द्वारा ही और इन तीनों ही पक्षों के समन्वय के कारण, तीनों ही पक्षों के समन्वय के द्वारा ही उनके अनुभवों को संपन्न के द्वारा ही उनके अनुभवों, समन्वय के द्वारा ही उनके अनुभवों को संपन्न बनाती है, अनुभवों को संपन्न बनाती है। एल के ओड कहते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं वास्तव में व्यक्तित्व के क्या ज्ञान, पाठ्य सहगामी जो क्रिया हैं व्यक्तित्व के ज्ञान, कार्य और भावना, ज्ञान हो गया, कार्य हो गया और भावना हो गई, ये तीनों ही पक्ष इसमें क्या रहते हैं? समन्वय होते हैं। पहले तो क्या हो गया? ज्ञान होना उस चीज का, फिर उसका
क्रियान्वयन करना, फिर उसकी आ जाएगी उसमें भावना सम्मिलित होना। तो तीनों ही पक्षों, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, तीनों ही पक्षों का इसमें समन्वय रूप होता है और इन तीनों ही पक्षों के समन्वय द्वारा उनके अनुभवों का इसमें अनुभवों के द्वारा इसको संपन्न बनाती हैं। क्या? पाठ्य सहगामी अर्थात सहशैक्षिक प्रवृत्तियाँ। सहशैक्षिक प्रवृत्तियाँ, इससे संयुक्त रूप में व्यक्तित्व का समन्वय होता है, इससे व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है, इससे व्यक्तित्व का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास, बहुमुखी विकास अर्थात चहुमुखी विकास और सर्वांगीण विकास इसमें बालक का होता है। तो इन तीनों पक्षों के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास करना, किसके अनुसार? एल के ओड के अनुसार। अगला जो महत्व है, वो है पाठ्य विषयों में सहायक। पाठ्य विषयों में सहायक, पाठ्य विषयों में सहायक। पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा पाठ्य विषयों को पढ़ाने से विषय अति रुचिकर एवं आकर्षक बनती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा पाठ्य विषयों को पढ़ाने से विषय जो होती है वो अत्यधिक रुचिकर होती है। जैसे खेल कूद के द्वारा, निबंध के द्वारा, विभिन्न सारी प्रतियोगिता के द्वारा इन पाठ्य विषयों में अतिरिक्त जो शैक्षिक क्रियाएं हैं वो अत्यंत क्या हो जाती है? रुचिकर हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? जैसे इसके द्वारा वाद विवाद, निबंध, प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी, तो ये रुचि के ही तो विषय हैं हमारे में। शैक्षिक जब पहले पढ़ते थे तो क्या शनिवार या कार्यक्रम होता था, क्या? बाल सभा के अंतर्गत जैसे अंताक्षरी हुई, वाद विवाद हुआ, भाषण प्रतियोगिता हुई, तो ये हमारी रुचि का विषय हो जाती है। जैसे खेल कूद और निबंध प्रतियोगिता, इधर अंत्याक्षरी, वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ आदि के माध्यम से नीरस विषयों को भी सरस बनाया जा सकता है। छात्र खेल में विषय को समझ जाते हैं। जो बोरिंग है कि पढ़ो फिर लिखो, छात्र क्या उंगली परेशान, और सुनते सुनते एक हिंदी सब्जेक्ट आई, फिर ऐसा आई, फिर मैथ आई, फिर साइंस आई, एक के बाद एक बालक ऊब जाता है, नीरस हो जाता है, पढ़ने की इसकी रुचि नहीं होती है। इन खेल के द्वारा आज की जो साइकोलॉजी हमारे बालक को क्या कहती है? खेल के द्वारा बालक को सिखाया जाए, खेल के द्वारा बालक को पढ़ाया जाए। बाल मनोविज्ञान आज का जो शिक्षा का स्तर है, हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं? बाल मनोविज्ञान के आधार, बालक की शैक्षिक अर्थात व्यक्तिगत भिन्नता के द्वारा, बालक की आयु, उसकी मानसिक आयु, उसकी जो मानसिक आयु है उसके अनुसार जो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता है वो किस प्रकार का बालक है, उसके अनुसार तो हम बालक को शिक्षा देते हैं। तभी तो आज क्या है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार बालक को पढ़ाना। तो ये पाठ्य विषयों में शायद किस प्रकार है? ये बालक को अतिरिक्त रुचि देती है खेल के माध्यम। अब जैसे निबंध पढ़ा रहे हैं, निबंध किस प्रकार से हम लिखवाएं, अंत्याक्षरी करवाएं, तो जो हम पाठ्यक्रम के अनुसार जो सहगामी क्रियाएं करवा रहे हैं उसमें क्या आ जाएगी? रुचिकर आ जाएगी और बालक सरलता से सीख जाएगा। अगला जो इसमें महत्व है वो है नैतिकता का विकास। नैतिकता का विकास, नैतिकता का विकास, इसके अंतर्गत बालकों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक में नैतिकता के गुणों का विकास हो सकता है। इसके द्वारा बालक में सहयोग, त्याग, सदाचार, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, दया, धैर्य, आज्ञा पालन आदि नैतिक गुणों का विकास सहजता से किया जाता है। धैर्य, ईमानदारी, सच्चाई, सदाचारी, कर्तव्यनिष्ठा, ये सारे जो नैतिकता के गुण हैं उस गुणों को बालकों में सरलता से किया जाना।
ये सह शैक्षिक महत्व के अंतर्गत आता है। अगला जो महत्व है वो है मनोरंजन। मनोरंजन के द्वारा तो बालक अच्छे से समझ जाएगा। आपको सबको मनोरंजन पसंद है। लंबी लंबी क्लासों में जो ऊबना, जो लिखना, बालकों का हाथ दर्द करने लग जाते हैं, अरे मैडम मत लिखाओ बस बहुत हो गया। और बालक को मनोरंजन चलचित्रों के माध्यम से बतलाना, पढ़ाई करवाना, प्रोजेक्टर वगैरह उनके द्वारा बालक सहर्ष सीखेगा, सहर्ष देखेगा। आपसे आज की जो संस्कृति है, आज की जो जनरेशन है, अगर उसके कोई हमारे वेदों से संबंधित कोई सवाल किया जाए तो वेदों का वो कुछ भी नहीं बताएंगे कि वो कब उद्भव हुए, कब उत्पन्न हुए, या राम जी का जन्म कब हुआ। वो राम जी के जन्म को नहीं जानते हैं। और अब बात पूछ रहे हैं कि शाहरुख खान का जन्म कब हुआ, या फिर कोई नए हीरो हैं उनका कब हुआ, उनके बारे में वो अच्छे से बता देंगे। क्यों? उनको बड़े ध्यान से सुनते, मानसिक स्तर उनका ऐसा होता है, स्थायित्व हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल एकाग्रचित हो। अगर उसी प्रकार से एकाग्रचित होकर आप पढ़ाई भी करें तो बहुत अच्छा होगा। तो मनोरंजन करना चाहिए। मनोरंजन भी एक हमारी सह शैक्षिक पर्टिकुलर के रूप में, अर्थात पर्टिकुलर है सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के महत्व के अंतर्गत। सहगामी क्रियाएं छात्रों का मनोरंजन करती है। कक्ष में अध्यापक के लंबे लंबे भाषण, पुस्तकों के काले काले अक्षर, उंगलियों को थका देने वाली नीरस लिखाई और उप प्रदान करने वाले गठनपूर्ण वातावरण में छात्र शीघ्र थकान अनुभव होता है। मानसिक थकान को दूर करने में सहगामी क्रियाएं बड़ा सिद्ध हो सकती है। छात्रों में शारीरिक श्रम के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित होना तथा छात्र करके सीखते हैं। तो बालक को मनोरंजन भी करना बहुत जरूरी होता है। वो कैसे, जैसे प्रेरणादायक बहुत सारी चीज़ें आती है। आज भी हमारे मनोरंजन के लिए प्रेरणादायक बहुत सारी चीज़ें चलचित्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो ये नहीं है जो भी चीज़ आएंगी वो प्रेरणा के लिए, उसके दो इफेक्ट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो पॉजिटिव इफेक्ट प्रभावित होता है उसके अंतर्गत, उसके ऊपर, या नेगेटिव इफेक्ट। तो मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बालकों को डायरेक्ट 6 या 7 घंटे पढ़ाना, ये भी एक ऊब हो जाता है, घुटन हो जाती है, वातावरण एकदम नीरस हो जाता है, बालकों के हाथ भी थक जाते हैं, और जो शिक्षक लंबे लंबे भाषण दे के जाते हैं वो उनके ऊपर से निकलने लग जाते हैं। तो बीच में बालकों के लिए मनोरंजन ये नहीं है कि ज़रूरी है आप टीवी देखो या फिर कोई मूवीज़ देखो या कुछ और करें। बालक खेलकूद के द्वारा भी मनोरंजन कर सकता है बालक अपना, और विद्यालय की एक्टिविटी है उनके द्वारा भी मनोरंजन कर सकता है। तो मनोरंजन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। लास्ट जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। राष्ट्रीय भावना का और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन वर्तमान युग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। जब कभी छात्र को खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है तो वह विभिन्न राज्यों, राष्ट्रों के खिलाड़ियों के संपर्क में आता है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना विकसित होती है। पहले बालक जिले से राज्य में, राज्य से राष्ट्र में, अब राष्ट्र के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालक खेलेगा तो सहयोग की भावना होगी, बालक के अंतर्गत ईमानदारी आएगी, दया होगी, आपस में सहयोग होगा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भावना का एक दूसरे से जब मिलेंगे तो बालक में विकास होगा। इन सभी प्रवृत्तियों को, अर्थात इन महत्वों को अगर इसका उपयुक्त रूप से विवरण किया जाए तो शैक्षिक प्रवृत्तियाँ छात्र के व्यक्तित्व का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास करने के लिए उपयुक्त होती हैं। जो सारे पॉइंट हमने बताए कि मार्गांतरण का शोधन, मूल प्रवृत्तियों के शोधन से लेकर के और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास तक, तो उन्हें जीने की कला सिखाती है। ये अनुशासनहीनता, छात्रों में असंतोष आदि समस्याओं के समाधान में सहायक होती है और छात्रों की सहज प्रवृत्तियों और संभोगों के लिए उपयुक्त रूप से लाभकारी सिद्ध होती है। विद्यालय की नीरसता का वातावरण समाप्त हो जाता है, विद्यालय आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं तथा विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो आज हमने आपको विद्यालय के अंतर्गत
विद्यालय पाठ्य सहगामी और सहशैक्षिक प्रवृत्तियों के महत्व का अध्ययन करवाया। ये दोनों जो वीडियो बतलाई थी हमने, जो पहले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में भी इसके महत्व बतलाए थे और इसमें भी आपको इसके महत्वों के बारे में बतलाया। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।